हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर एंड जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मेंस लिखित परीक्षा है उसके बारे में अगले क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि प्रश्न आ जाए हिंदी की ध्वनि वर्ण व्यवस्था पर विचार कीजिए, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए। यदि वो 200 शब्दों में कह दे या 225 शब्दों में, तो उसके अनुसार आप अपना आंसर कैसे देंगे, ये आपको देखना है। तो चलिए देखिए आपका उत्तर कैसे लिखा होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के बारे में पूछा है। सबसे पहले आप ध्वनि बताइए, ध्वनि होती क्या है। तो वर्ण के उच्चरित रूप को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये बात आपने लिख दी, बिल्कुल फैक्ट। अब पैराग्राफ चेंज करके हिंदी के लिखित रूप को हम वर्ण करते हैं। जो ध्वनि है, यदि हम बोल रहे हैं तो वो ध्वनि है, और यदि हम उसी ध्वनि को लिख दें तो वो क्या होगी, वर्ण होगी। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 43। वासुदेव प्रसाद नंदन ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 52। उन 52 में 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन। अब देखिए, आप लिखित परीक्षा की तैयारी करते करते, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते करते प्री की भी तैयारी कैसे कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, तो क्या बताएंगे आप, 43। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कितनी मानी है, तो मानी है 52। उसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, शेष अन्य वर्ण होते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा ये जो ल है, ये जो वर्ण है, इसको 53 कौन सा, 53 वर्ण के रूप में मान्यता मिली है। यानी अब यदि पूछे कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो कितने वर्ण हैं, 53। और 53वां नया वर्ण क्या है, तो वो ये है, देख लीजिए आप इसको। इसको मान्यता किसने दी है, तो केंद्रीय हिंदी समिति ने दी है। अब ये हो गई ध्वनि और वर्ण की बात, बिल्कुल फैक्ट हमने बता दिया। अब वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 11, जैसे अ आ इ, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद है व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन, जैसे क ख इत्यादि। अब ये तो हमने बता दिया, बिल्कुल कहीं इधर उधर की बातें हमने नहीं की, केवल फैक्ट पे बातें की, और जो पूछा जा रहा था केवल हमने उसी का उत्तर दिया है। अब हिंदी की मानक वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बना लीजिए हिंदी की मानक वर्णमाला। वर्णमाला में है क्या, तो स्वर हैं, स्वरों के पूरे नाम लिख दीजिए, कौन कौन से स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन में कौन कौन है, तो स्पष्ट व्यंजन है, कहाँ से कहाँ तक, तो क वर्ग से प वर्ग तक। अंतस्थ है, कौन, य ल व। उसमें व्यंजन है, श श श ह। संयुक्त व्यंजन है, छ त ज्ञ श। अयोगवाह है, अंग और अह। उक्षिप्त व्यंजन है, ड और ढ। इस तरह से आप हिंदी की मानक वर्णमाला को बना दीजिए, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। अब और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्गीकरण दिखा देना है, स्वरों का वर्गीकरण। जैसे देखिए स्वर का वर्गीकरण, स्वर कौन कौन से भेद होते हैं। यदि आप इसको अलग अलग लिखेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मुख विवर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग आप लिखेंगे, ज्यादा टाइम जाएगा। यदि आप चाहें तो कम समय में कम शब्दों में ही एक ये तालिका बना देंगे और उसी तालिका में सबको लिख देंगे। जैसे स्वर का वर्गीकरण, हेडिंग बना लीजिए। इसका वर्गीकरण हम उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर तथा होठ की स्थिति के आधार पर कर सकते हैं। आप देखिए इधर इधर कलम बना दीजिए स्वर का, इधर पूरे स्वर लिख दीजिए आप। इधर मात्रा के आधार पर स्वर, ये मात्रा है, इसको हटा दीजिए। ये मात्रा के आधार पर स्वर के कौन कौन से भेद हैं। और ये है उच्चारण के आधार पर, मतलब उनकी स्थिति उच्चारित कहाँ से होती है, और जीवा की स्थिति के आधार पर, और मुख के आधार पर, और ये ओष्ठ के आधार पर। ये मान लीजिए अ स्वर है, तो अ कहाँ, मात्रा के आधार पर ये क्या है, ह्रस्व है। उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। जिह्वा की स्थिति के आधार पर ये क्या होता है, मध्य स्वर होता है। अब मुख विवर मतलब मुख खुलने की स्थिति के आधार पर ये क्या होता है, तो ये अर्ध विवृत होता है। और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर क्या होता है, तो ये अवृतमुखी होता है। अब देखिए हमने सारे प्रकार एक ही तरह से तालिका बना के सब कुछ लिख दिया है। आप चाहें तो इस री को छोड़ दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो इस री को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका विभाजन होता नहीं है जल्दी। जब भी आप किसी मानक वर्णमाला को मानक बुक को देखेंगे तो उसमें री को छोड़कर ही इन सभी वर्णों के नाम दिए रहेंगे और उन्हीं का भेद किया जाता है।
और उस तरह आ के आगे आ क्या है, तो दीर्घ है, कंठ है, पश्च है, विवृत है और अवृतमुखी है। ई क्या है, तो ई ह्रस्व है, तालु है, उच्चारण स्थान इसका तालु से होता है, अग्र स्वर है और समृद्ध है और अवृतमुखी है। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी तो आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब वृत्तमुखी मतलब इसका उच्चारण कर मुंह हमारा गोल हो जाए, हमारे मुख की स्थिति कैसी हो जाए, गोलाकार हो जाए, वो वृत्तमुखी। और जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख की स्थिति गोलाकार न हो वो क्या कहलाते हैं, अवृत्तमुखी। बिल्कुल ऐसे ही तो यहाँ पे हम अलग अलग लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा पेज जाएगा, हमको कम समय में ही सब कुछ बता देना है। और ई क्या है, दीर्घ है, तालब्य है, अग्र है, समृद्ध है और अवृतमुखी है। ऊ क्या है, ह्रस्व है, ओष्ठ है, पश्च स्वर है, समृद्ध है और वृत्तमुखी है। ऊ भी क्या है, दीर्घ है, ओष्ठ है, पश्च है, समृद्ध है और वृत्तमुखी स्वर है। अगला देखिए, ए क्या है, तो ये दीर्घ है, कंठ तालब्य है। कंठ तालब्य क्यों है, क्योंकि ए जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, अ धन ई से। तो अ क्या है, कंठ है, और ई क्या है, तालब्य है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। उसके बाद आप देख लीजिए, और उसी तरह अय है, ये दीर्घ है, कंठ तालब्य है, अग्र है, अर्ध विवृत है और अवृतमुखी है। ओ क्या है, दीर्घ है, कंठोष्ठ है, पश्च है, समृद्ध है और वृत्तमुखी है। औ क्या है, ये भी दीर्घ है, कंठोष्ठ है, पश्च है, अर्धविवृत है और वृत्तमुखी है। ओ को भी कंठ उच्च क्यों होता है, क्योंकि अ और उ से बनता है ये। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का क्या है, ओष्ठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। अब अगला हमको लिखना हो तो क्या लिखिए, ये तो हमारी तालिका हो गई। अब इस शब्दों के आधार पे हम देखेंगे, यदि हमसे माना है और भी शब्दों में तो हम क्या करेंगे, उसी तरह व्यंजन का वर्गीकरण कर देंगे। तो व्यंजन का वर्गीकरण हम दो आधार पे कर सकते हैं, कौन सा, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उच्चारण के स्थान पर तो वही कंठ, तालु, जिह्वा ये सब लिख सकते हैं आप लोग, जो उच्चारण स्थान है उनके आधार पे एक ही लाइन में बना के दिखा देंगे। और प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन आते हैं, उष्म आते हैं, अंतस्थ आते हैं और संयुक्त आते हैं। और बाह्य प्रयत्न में क्या क्या आता है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु लगे, किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। और क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अगर यदि बात आ जाए फिर महाप्राण की, तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण और उसमें व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और घोष, अघोष ये तो स्वर तंत्रियों के आधार पे इसका है, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ये भी आया है। तो घोष मतलब एक तरह का नाद या झंकार, जिसके उच्चारण में जो आपकी जो कंठ जो आपका ध्वनि है, जहाँ पे मुख अवयव है वहां से एक नाद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घोष। तो प्रत्येक वर्ण का कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और श श श, ह नहीं, श श श, ये तीनों क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। और अघोष क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, और य, र, ल, व और ह, ये क्या हो जाएंगे, आपके अघोष हो जाएंगे। सभी स्वर क्या होते हैं, वो भी सघोष होते हैं। तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, जो कि कम समय में, देखिए इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, 8 से 9 मिनट, उससे भी कम लगेगा, इतना तो हमको बताते गए हैं तो आपको इतना समय लगा है। 5 से 6 मिनट के अंदर आप इसको इतने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपना अभ्यास करते रहें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।